पहला प्रश्न तो मैं जानना चाहूंगा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? कुछ लोग आपको आज का सत्र नहीं करने को कह रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि आगे हो सकता है और ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाए और दम सा घुट रहा था और अनईजीनेस थी। जो व्यक्ति बिल्कुल अपने में तल्लीन रहता था, मस्त मगन, क्या खाया क्या पहना फर्क नहीं पड़ता, एक गृहस्थ के ऊपर क्या चिंता तनाव और बोझ रहता होगा जितना मेरे ऊपर रहता है। ये आपके मेरे बीच की लड़ाई है, ये चलेगी। ये नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, इन सब के पीछे आप दीवाने हो, तो यहाँ तो हम राम के ही गीत गा रहे हैं। आप यहाँ क्यों नहीं मौजूद हो? सर घूमने लग गया, चक्कर आने लग गया। चोट ये नहीं है, चोट वो है जो मुझे दिन रात मिल रही है। मेरा काम मेरी जिंदगी है, जो मेरे काम में मेरे साथ नहीं है मुझे चोट दे रहा है। सीधा हिसाब। तुम नहीं बोल पाए और चाहते हो कि मैं भी ना बोलूं। आचार्य जी आप भी मत बोलिए, आराम करिए। मैं आराम करूं? आचार्य जी, एक प्रश्न है जो सत्र से नहीं, सत्र के पहले की पूरी घटनाक्रम पर आधारित है। मुझे पता नहीं मुझे प्रश्न लेना चाहिए नहीं, पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलो। अमृत है, लुधियाना से। वो पूछ रहे हैं कि नमस्ते आचार्य जी, पहला प्रश्न तो मैं जानना चाहूंगा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? और जब आपके बारे में सूचना मिली तो मैं देख रहा था कई लोग आपके लिए दुआ कर रहे थे, और कुछ लोग आपको आज का सत्र नहीं करने को कह रहे थे। और लोग ये भी कह रहे थे कि आचार्य जी हर हाल में अपना काम पूरा करते हैं, तो हमें भी अपना काम पूरा करना चाहिए और रोज की तरह अच्छे से आज का सत्र सुनना चाहिए। मैं सोच रहा था कि आप हर समय किसी भी हाल में जो अपना काम है वो पूरा करते हैं, पर क्या हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम सत्र सुनकर परीक्षाएं दें, या कोई और बात है? ये सज्जन आ सकते हैं स्क्रीन पे? जी, मैं प्रयास करता हूँ। पहली बात तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा हो नहीं गया था। ऐसा लग रहा था कि आगे हो सकता है और ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाए और थोड़ा दम सा घुट रहा था और अनईजीनेस थी। यही अनुभव अगर गाड़ी में या ट्रेन में हो रहा होता तो मैं शायद नहीं उतरता। और फ्लाइट एक बार चल दे तो उसके बाद मामला इरिवर्सिबल हो जाता है। हवा में तो बोलूँगा नहीं कि मुझे बाहर जाने दो, तो इसलिए उतर गया था। स्वास्थ्य में ऐसा कुछ न बढ़ा है न घटा है, जैसा चलता है वैसे ही चल रहा है। सत्र क्यों लिया? हम्म, अगर आप अभी से लेकर के महीने के अंत तक देखेंगे तो शायद ही कोई दिन खाली है। और जो दिन खाली है बीच में एक दिन या दो दिन, उसमें उसके पहले और उसके बाद में भी कुछ लगा ही हुआ है। तो ऐसा नहीं था कि सत्र को स्थगित करके मैं किसी तरह का शारीरिक आराम पा जाता। तो तार्किक भी नहीं था कि मैं सत्र को आगे के लिए करूं। अगली बात, कर तो मैं लूं, स्थगित भी कर लूं, आराम भी कर लूं, पर उसके नतीजे गड़बड़ हो जाते हैं ना। तो मजबूर मैं वहां हो जाता हूं जहां मैं आप लोगों को देखता हूं। एक दिन का भी एक अंतराल होता है तो आप भूलने लग जाते हैं। 2 दिन का अंतराल होता है, आप और ज्यादा भूलने लग जाते हैं।
और 3 दिन का अंतराल होता है तब तो कहिए ही मत। अंतराल दिए इसलिए जाते हैं कि आप परीक्षा की तैयारी कर लें, पर परीक्षा की तैयारी आप कितनी करते हैं वो मुझे आपके परीक्षा के अंकों से दिख जाता है। तो मुझे ये बड़ा आप लोगों को लेकर डर लगा रहता है। जैसे बड़ी मुश्किल से बाहर कोई बच्चा खेल रहा हो, एकदम उधमी नालायक किस्म का, और उसको रिझा के, पकड़ के, डांट के, बहला के, फुसला के, मिठाई दिखा के उसको घर में बुलाया है, और रात हो रही है, और वो ऐसा है कि वो बिल्कुल रास्ता देख रहा है कि ये सोएं और मैं फिर से कूद के बाहर निकल जाऊं। आप लोगों को लेके ये बड़ा मुझे लगातार डर लगा रहता है। इसमें कोई मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया ऐसी है। हर तरफ से तो आपको खींचा जा रहा है ना। दुनिया तो अपना काम लगातार कर ही रही है। आप मुझसे कहते हो आचार्य जी अपना काम मत करो, आज सत्र मत लो। पहले दुनिया को रोको जाके। दुनिया आपको बाहर खींचने के लिए लगातार अपना काम कर रही है ना। हम्म। जैसे कि रसाकसी चल रही हो, रसाकसी जानते हैं, टग ऑफ वॉर। उसमें एक तरफ 100 लोग हैं, दूसरी तरफ मैं खड़ा हूं, और बीच में रस्से के झुन्नू टंगा हुआ है। झुन्नू की अपनी कोई चेतना जागृत हुई नहीं है। उसको तो दुनिया खींच ले, वो भी दुनिया में भी 100 लोग एक साथ हैं बड़े प्रबल। दुनिया खींच ले तो खट से खिंच जाता है, और दुनिया झुन्नू को खींच रही है, झुन्नू भी खींचने को तैयार बैठा हुआ है, दुनिया खींचे हम खट से खिंच जाएं। और आप मुझे सलाह दे रहे हो आचार्य जी आपकी तबीयत खराब थी तो आप काम छोड़ दो। मैं तो काम छोड़ दूं? आप गीता छोड़ दो। मैं तो जब इतना काम कर रहा हूं तब भी आप नहीं टिक रहे हो गीता में, मैं काम छोड़ दूं तो आप कहां टिकने वाले हो? दुनिया आपको खींचने को तैयार है, आप खींचने को तैयार हो। ज्यादा ऊर्जा मेरी कोई आपको पढ़ाने में थोड़ी जाती है। ज्यादा ऊर्जा तो बस इसी में जा रही है दिन रात की। ये सब जो हैं, जो भीतर ही भीतर दुनियादारी से भरे हुए हैं, और दुनियादारी से भरे होने के कारण मेरे प्रति, बल्कि सच्चाई के प्रति भी विरोध से भरे हुए हैं, भीतर ही भीतर छुप छुप के। इनको होश में रखा कैसे जाए? अजीब हालत है। दुनिया भी नहीं चाहती कि आप होश में रहो, आप खुद भी नहीं चाहते कि आप होश में रहो। मैं लगा हुआ हूं कि किसी तरीके से कुछ हालत सुधरे, तो मुझे आप सुझाव के नाम पर यह बताते हो कि आचार्य जी सत्र मत लो। बिल्कुल नहीं लेता सत्र। मैं सो जाता हूं, पर जब मैं सो करके उठूंगा तो क्या आप नजर आओगे? भाई धर्म का महीना चल रहा है, और धर्म के महीने का मतलब ही होता है कि गीता हो, कि कृष्ण हो, कि संत हो, कि सत्य हो, इससे दूरी बनानी है। इस महीने में जो कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है संस्था को, उतनी किसी और महीने में थोड़ी करनी पड़ती है। आप लोगों ने, मतलब किस उपाधि से विभूषित करूं आपको? क्या चाट पकौड़ी करी है आपने, और क्या आपने साड़ियों और गहनों वाला काम करा है। और अभी तो वो भी आ रहा है ना, वो जिस सोना किस दिन खरीदते हैं, धनतेरस भी अभी आ रहा है। क्या आपने कार्यक्रम करा है? परीक्षा देने वाले लोग कम, सत्रों में उपस्थिति कम, बाजारों में भीड़ सबसे ज्यादा, यात्राएं सबसे ज्यादा, रिश्तेदारी सबसे ज्यादा, दुनियादारी सबसे ज्यादा। और आप चाहते हो कि मैं आराम करूं? ये आपका हाल है, मैं आराम करूं?
मैं कर लूंगा आराम, आप सुधर जाओ, मैं आराम कर लूंगा। और आप सुधरते नहीं हो तो कृपा करके मुझे आराम करने की न सलाह दो न नसीहत। एक ही तरीका है मेरे आराम करने का, आप सुधर जाओ। अब लिख रहे हो बड़ा बड़ा संदेश, आचार्य जी आप आराम कर लीजिए, और आपके नाम के साथ ऐप में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 34%। वो 34% समझते हो ना क्या है? परीक्षा में आपके अंक 34% के साथ आप मुझे लिखोगे आराम कर लो, तो मैं कहां से आराम कर लूंगा? आराम तो छोड़ दो, मेरा पूरा मन एकदम उथल पुथल में रहता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं सबसे कितनी बार कहा करता हूं कि मैं आज से 10 साल पहले जीवन निवृत्त हो गया था, बिल्कुल। जीवन मुक्त बोलूंगा तो बड़ी बात लगेगी, तो मैं जीवन निवृत्त बोले दे रहा हूं। सबसे अच्छी बात मालूम है क्या है? मैं सबसे कहा करता था कि कितने साल बीत गए, मुझे सपना नहीं आता। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, कुछ लेना ही देना नहीं था। बिल्कुल जो आखिरी बात थी उच्चतम, वो लोगों से कहा करते थे। कोई सुने कोई समझे, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं। सुना तो सुना, समझा तो समझा, हमें कोई मतलब नहीं। न जाने कौन सा दिन था जिस दिन से ये प्रण लिया कि जो बात उच्चतम है वो अधिकतम सब तक पहुंचनी भी चाहिए। और तब से दुनिया भर का झंझट अपने ही ऊपर आ गया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरा ही चुनाव है। परिस्थिति ऐसी है, आप कह रहे हैं तो बता रहा हूं। जो व्यक्ति बिल्कुल अपने में तल्लीन रहता था, मस्त मगन, क्या खाया क्या पहना फर्क नहीं पड़ता, 6 फुट गुणा 10 फुट का कमरा था, उसमें मैं कम से कम 5-7 साल रहा हूं, मौज में। और उसके अलावा कई साल तक मैं, मेरा छोटा सा केबिन था, उसमें ही काम करता था और नीचे जमीन पे सो जाता था। मौज बिल्कुल। मैं, मेरे खरगोश, मेरी जिंदगी, कुछ मेरे फूल पौधे। सामने पब्लिक पार्क था, वहां जाकर के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल लेता था। मेरी आजादी। जब लगा तो लोगों को 10-20 लोग, ज्यादा नहीं। अब की तरह नहीं कि हाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 20,000, 50,000, 1 लाख, कुछ नहीं। 10-20-30 लोग लिए अपना पहाड़ पे चले गए। वहां भी कोई नियम बांध कर नहीं, योजना से नहीं। मन हुआ 5 दिन रुके, मन हुआ 15 दिन रुके। ये सब तब चला करता था। पर अब आप लोगों की अनुकंपा ये है कि आप लोगों ने मुझे गृहस्थों से ज्यादा गृहस्थ बना दिया है। एक गृहस्थ के ऊपर क्या चिंता तनाव और बोझ रहता होगा जितना मेरे ऊपर रहता है। न परिवार, न ब्याह, न बाल, न बच्चा। बाल देखो, बाल कहाँ है? बाल गायब। लेकिन उसके बाद भी दुनिया भर का तनाव, और मुझे ही नहीं, पूरी संस्था को। हमारे यहाँ पे अभी आज कोई बता रहा था कि इंटरव्यू चल रहे थे, तो वो एक आया जिनका इंटरव्यू हो रहा है हायरिंग के लिए। तो वो बोलता है कि मेरी पुरानी कंपनी में ना 5 डे वर्क वीक होता है। तो जो हमारे यहाँ इंटरव्यूअर थे, साक्षात्कार करता, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, हमारे यहाँ 5 डे नहीं चलेगा। तो उसने कहा, जैसे नेगोशिएट किया जाता है उस समय, उसने कहा अच्छा अच्छा, तो 6 डे। तो इंटरव्यूअर ऐसे चुप होकर के नजरें झुका ली। बोले नहीं, 6 डे भी नहीं, हमारे यहाँ 7 डे वर्क वीक है। तो मैं नहीं, पूरी संस्था की कमर टूटी जा रही है। कॉल जाता है तो बिजी जा रहा है, बिजी जा रहा है, बिजी जा रहा है, और बिजी जा रहा है, उसके बाद उठाएंगे नहीं। क्यों नहीं उठाएंगे? ओ त्योहार का महीना है, अब इस महीने में सोच रहे हैं कि गीता नहीं करनी चाहिए।
ये कोई बाजार वाला काम थोड़ी चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड पहले से है और हम कोई चीज़ लेके आ गए हैं जो सप्लाई है, वो बाजार में होता है। यहाँ मैं आपको ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है। मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जो आपको चाहिए ही नहीं। कोई यहाँ ग्राहक थोड़े ही आते हैं, यहाँ तो छात्र आते हैं जिनको पहले यह समझाना पड़ता है कि शिक्षा जरूरी क्यों है। वो छात्र भी नहीं होते अपनी ओर से, वो न जाने क्या है। तो पहले तो उनको पकड़ पकड़ के ही समझाना पड़ता है शिक्षा जरूरी है। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिमांड थोड़ी है उस काम की जो मैं कर रहा हूं। बताइए कहां से आराम कर लूं। और उसमें भी तुर्रा ये है कि मैं आपसे 10 साल तक बात कर लूं, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बाहर एक बात कर देगा तो आप कहते हो मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं तो बहक गया, मेरे मन में तो शंका आ गई है। मेरी 10,000 बातें काफी नहीं होती, बाहर से कोई फालतू की एक दो बातें कर दे वो काफी होती हैं आपके मन में शंका जगाने के लिए। और जब शंका जग जाती है तो आप कहते हो अभी हम विचार कर रहे हैं। बड़ा भारी तुम्हारा भेजा है कि तुम विचार कर रहे हो। विचार करना तुम्हें आता होता हो, तुम्हारी वो दुर्दशा होती जो आज है। और विचार भी बस तुम सब सही कामों के लिए ही करते हो कि अभी हम विचार कर रहे हैं, घटिया काम तुम खट से कर डालते हो। वहां कोई विचार नहीं होता, वहां बस कैलेंडर होता है, समाज होता है, रिश्तेदारी होती है, टीवी होता है। कैलेंडर ने बताया नहीं कि अमुक दिन आ गया है कि कूद पड़े, ये करना है वो करना है। और कैलेंडर की भी गुलामी नहीं है, दुनिया की गुलामी है, क्योंकि कैलेंडर तो ऐप पर भी है ना। कैलेंडर तो ये भी बताता है कि आज सत्र है, उसमें नहीं कूद पड़ते। ये आपके मेरे बीच की लड़ाई है, ये चलेगी। ये जो मैं आराम नहीं कर रहा ना, ये मैं कोई इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपका बहुत बड़ा मित्र हूं तो आपकी सेवा करने के लिए मैं आराम नहीं कर रहा। ये जो मैं आराम है ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी आपकी लड़ाई चल रही है। और मैं अगर आराम कर गया तो आप ये लड़ाई जीत जाओगे मेरे खिलाफ। आप सोचते हो अगर कोई आपसे मिलने के लिए आराम नहीं कर रहा तो आपका दोस्त होगा, नहीं। मैं आराम इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको जीतने नहीं देना है। ये संघर्ष है भाई हमारा आपका। आप क्या सोच रहे हो कि ये यहाँ पर कोई टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है? बिल्कुल भी नहीं। मैं भली भांति जानता हूं सुबह से लेकर शाम तक मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ संघर्ष में रहता हूं। नहीं तो मेरे पास अपना क्या काम है? मुझे क्यों परेशानी झेलनी पड़ रही है? मैं तो कह रहा हूं मैं 10 साल पहले जीवन निवृत्त था। मुझे क्यों परेशानी इतनी झेलनी पड़ रही है? क्योंकि मेरी आपसे लड़ाई चल रही है और आप हर तरीके से मुझे घायल करने की कोशिश करते हो। घायल ऐसे ही थोड़ी किया जाता है कि किसी को गोली मार दो। घायल करने का तरीका होता है कि उस आदमी को इतना परेशान करो हर छोटी से छोटी बात के लिए कि वो कहीं का ना बचे। ये हमारे आपके बीच का द्वंद्व चल रहा है। अभी तक तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जिंदगी में ऐसा नहीं रहा है कि मैं हार मान लूं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों या जिंदगी के अन्य संघर्ष। तो आपके खिलाफ भी मुझे नहीं लगता कि मुझे हार मिलने वाली है। पर हाँ, ये लड़ाई लंबी चलेगी। हो सकता है ये लड़ाई मेरे खत्म होने के साथ भी खत्म ना हो। पर इतना तो निश्चित है कि हारने वाला तो नहीं मैं। आप भी अड़े हुए हो, मैं भी अड़ा हुआ हूं। आप कह रहे हो आपको नहीं बदलना, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं बदलना। देखते हैं क्या होता है। सच्चाई तो यह है कि मैं जिस दूसरी फ्लाइट में आया हूं, हृदय गति तो मेरी उसमें भी कुछ ऊपर नीचे हो रही थी। तो मैंने किताब निकाली, मैंने अपने आप को मजबूर करा कि मैं किताब में डूब जाऊं। और भीतर संघर्ष इतना चलता रहा कि थोड़ी देर में मुझे नींद ही आ गई। चलो अच्छा है, 2 घंटे की बात थी, कट गया।
मेडिकल तौर पर तो यही वाजिब होता कि मैं आपके सामने ना बैठा होता, पर नहीं बैठूंगा तो आप तो हैप्पी फेस्टिव सीजन में चले जाओगे ना। आपके लिए वो सब धर्म है, और ये जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये धर्म नहीं है। कोई आदमी जिसको अक्ल का जरा भी ठिकाना होता वो कहता है धार्मिकता तो असली यहां पर है, और अगर ये धर्म का महीना है तो इसमें तो मैं अतिरिक्त रूप से सत्रों को लेकर संवेदनशील रहूंगा, एक एक परीक्षा दूंगा, एक एक सत्र सुनूंगा, सारे काम करूंगा, संस्था का साथ निभाऊंगा। उसकी जगह धर्म के महीने में आप धर्म के काम से सबसे ज्यादा दूर भागे हुए हो। आप बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हो, आप ही से बाजारें बढ़ी हुई हैं, आप ही हो। अभी संस्था के 7 लोग यहां पर लौटे हैं, जो फ्लाइट का टिकट 6,000 का होना चाहिए था वो 15,000 25,000 के हैं। वो आपने ही सब दाम बढ़वा रखे हैं, क्योंकि इन दिनों में आपको रिश्तेदारी करनी है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, गाड़ियों के टिकट नहीं मिल रहे, रेल के टिकट नहीं मिल रहे, फ्लाइट के टिकट नहीं मिल रहे, सड़कों पे जाम लगे हुए हैं, सत्र खाली पड़े हुए हैं। वो आप ही तो हो, और कौन है? आनंद फानन में आप बंबई से दिल्ली का टिकट कितने का होता है आप कल्पना कर लो। ये यहां बैठे हैं रोहित, ये बताएंगे 31,000 रुपए का टिकट था, ठीक था कि नहीं था? साधारण टिकट 31,000 रुपए का, वो किसने करवा दिया? वो लेके आए हैं ताकि आपसे बात हो। किसने करवा दिया? आपने। एक टिकट की बात हो रही है। और साधारण क्लास में नहीं बैठना, इकोनॉमी में आगे बैठना है तो उसको तो और। क्योंकि ये आपकी हैप्पीनेस का महीना चल रहा है। क्या हैप्पीनेस है ये? क्या चाह रहे हो? पत्ते की तरह झड़ोगे, लौट के नहीं आओगे। इस बार जैसे पिछली बार हुआ था, तो आप सबको एक साथ ही बुला लिया था। वो देखने में भव्य लगता है, लेकिन उसकी एक बड़ी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये होती है कि मैं आपको जान नहीं पाता, मैं आपको देख नहीं पाता। कुछ लोग तो ऊपर वाली उसमें बालकनी में थे, वो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ते। तो मैंने कहा उतने ही लोगों को 3 में बांट कर बुलाओ। तो 1,500-2,000 की कैपेसिटी की जगह 450-500 की कैपेसिटी का ले लो, उसमें 3 बार बुलाओ। मेरी मेहनत 3 गुनी हो जाएगी। 1,500 को एक साथ बुलाओ तो मुझे एक बार बोलना पड़ेगा। 3 बार बुलाओगे मेरी मेहनत 3 गुनी हो जाएगी, पर 3 बार बुलाओ ताकि मैं सबकी कम से कम आंखों में आंख डाल के देख तो पाऊं। जानते हैं जितनी हॉल की कैपेसिटी है, जब वो कैपेसिटी से ज्यादा एप्लीकेशन कब की आ चुकी। आईटी विभाग मुझसे बोलता है कि कैपेसिटी तो हॉल की इतनी है, इससे तो कहीं ज्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं, आप एप्लीकेशन मंगवाना बंद क्यों नहीं कर रहे? मैं उनसे बोलता हूं कि तुम आईटी जानते हो ना, मैं दुनिया जानता हूं। मैं इनको जानता हूं, ये एप्लीकेशन दे देंगे। जिस दिन इनको चलना होगा उस दिन धनिया कहेगी कि झुन्नू को बुखार हो गया है, कैसे चली जाऊं। किसी का घर टूटने लग जाएगा, किसी की मां सर पटक पटक के जान देने लग जाएगी। ये जितने अप्लाई कर रहे हैं इसमें से बहुत बड़ी तादाद है जो नहीं आने की है। तो बाकियों को मौका दो और एप्लीकेशंस मंगवाते चलो। इसीलिए आपके पास बीच बीच में आता भी होगा कि अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। सीटें तो कब की भर गई, फिर भी अप्लाई करवा रहे, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन आपको निकलना होगा उस दिन आप कहोगे अरे ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं। वो ट्रेन का टिकट की बात नहीं है, कोई और चीज है। वो चीज ये है कि आपके भीतर अज्ञान, कामना और डर इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि आपको मुक्ति की तरफ ले जाना लगभग असंभव काम है। और मैं वो काम करने की चेष्टा कर रहा हूं, और मैं तो वो करूंगा। एक तो होता है कि कोई खराब हालत में है तो उसकी मदद ना करो, बहुत आसान है।
एक होता है कोई खराब हालत में है, तुम्हारी मदद मांग रहा है, तुमने उसकी मदद कर दी, ये भी अच्छा काम है। मैं जो कर रहा हूं मालूम है क्या है? कोई खराब हालत में है, वो मदद चाहता भी नहीं है, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मैं इससे भी ज्यादा कठिन काम कर रहा हूं। वो जो खराब हालत में है वो मदद चाहता भी नहीं, और जब मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा ही हाथ काट रहा है। मैं उन लोगों को देख रहा था आज, जो ये साधारण फ्लाइट के टिकट 20,000, 30,000, 35,000 का ले रहे थे, वो सब साधारण मध्यम वर्गीय लोग थे, बिल्कुल आपकी तरह। और ये क्यों भाग रहे थे? क्योंकि इनको रिश्तेदारी निभानी है। रिश्तेदारी निभाने के लिए कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। एयरलाइंस 50,000 का टिकट कर देगी, आप तब भी खरीदोगे, क्योंकि अब रेल के टिकट मिलने बंद हो गए हैं। अब इस वक्त पे आप रेल का टिकट कराओगे तो अब नहीं मिलेगा। तो अगर एयरलाइंस 50,000 का भी आपको देंगी, दिवाली जैसे जैसे पास आएगी अभी और कीमतें बढ़ेंगी। यही मध्यम वर्गीय लोग दे रहे हैं। कई तो ऐसा लग रहा था मध्यम वर्गीय भी नहीं है, निम्न मध्यम वर्गीय हैं, वो भी वहां कतार में खड़े हैं, सब अपना दनादन दनादन पैसे लुटा रहे हैं। ऐसा संस्था को लेकर के आपको गलतफहमी हो जाती है कि यहां पर खर्चे नहीं है, पर दुनियादारी में आपको कोई गलतफहमी नहीं होती। वहां आपको सारी कीमतें जायज लगती हैं, और वो कीमतें इसलिए जायज लगती हैं क्योंकि आपको दुनिया बहुत जायज लगती है। जिस दिन आपको दुनिया से ज्यादा दीन जायज लगने लगेगा ना, धर्म, सच्चाई, उस दिन फिर मैं आराम कर लूंगा। अभी आपकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपको छोड़ के आराम करूं। और इंसान हूं, मेरे भी भीतर से कई बार आवेश उठता है कि छोड़ो ना, जब इनको ही नहीं सुनना है तो मैं इनके पीछे क्यों मरा जा रहा हूं। पर मेरे भी भीतर कोई घुसा हुआ है भूत, चुड़ैल। हम्म। भूत कहता है कि ठीक है, छोड़ देंगे इनको, पर अभी अपने पास है हिम्मत, अभी अभी है ऊर्जा, जब तक प्रयास कर सकते हो करो, आगे छोड़ देंगे। ये मेरे साथ धोखा किया जा रहा है, मुझे मालूम है। ये भूत जो है ना, ये मुझे कभी आपको छोड़ने नहीं देगा। मैं जितनी बार ये निश्चय करूंगा, फैसला बनाऊंगा कि अब इनको छोड़ ही देते हैं, ये उतनी बार कहेगा छोड़ देंगे इनको, छोड़ देंगे, 2 महीने बाद छोड़ देंगे। तो मैं तो फंस गया। अरे रिश्तेदारी इतनी निभा रहे हो, एक बहुत मासूम सा सवाल है, तो तुम्हारे ये रिश्तेदार गीता सत्रों में क्यों नहीं है? इतना प्यार है रिश्तेदारों से, तो तुम्हारे रिश्तेदार गीता सत्रों में क्यों नहीं है? सवाल वैध है कि नहीं? वाजिब सवाल है कि नहीं है? इतना प्यार है आपको रिश्तेदारों से, और इतना प्यार है आपको धर्म से, कि नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, इन सब के पीछे आप दीवाने हो। तो यहां तो हम राम के ही गीत गा रहे हैं, आप यहां क्यों नहीं मौजूद हो? और फिर मुझसे कहते हो आप आराम कर लीजिए। आपकी सजा यह है कि आप एक एक जो काम करोगे, जो गुलामी की दिशा में होगा, जो बंधनों के पक्ष में होगा, आपकी सजा यह है कि आपके हर उस काम के साथ मेरी तकलीफ बढ़ेगी। आप जब भी ऐसे काम करना, निश्चित ये जान के करना कि आप जो कर रहे हो वो मेरे ऊपर एक वार है। ये जो आप नकली ठहाके गुंजाओगे ना, नकली पार्टियों में, वो आपका एक एक ठहाका जान लेना कि मुझे चोट की तरह पड़ रहा है। मैं सब देख रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, चोट बस यही है कि बीपी बढ़ गया,
सर घूमने लग गया, चक्कर आने लग गया। चोट ये नहीं है, चोट वो है जो मुझे दिन रात मिल रही है। मेरा काम मेरी जिंदगी है, जो मेरे काम में मेरे साथ नहीं है वो मुझे चोट दे रहा है। सीधा हिसाब। आपकी बेईमानी का एक एक काम ऐसे मान लीजिए कि मेरे शरीर से खून की तरह बहता है। वो आप अपने एकांत में नहीं कर रहे हो, आपका निजी मसला नहीं है, वो आपने घाव दिया है मुझे। और मामला इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। हम्म। हैप्पी दिवाली। वेयर इज द मिठाई? कितना डर है आप में, किससे डर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है यार? सब कुछ तो समझा दिया, सब कुछ तो बता दिया। सब जानते हो, उसके बाद भी ऐसे दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, पापा ने ऐसा बोल दिया, हम क्या जवाब दे? अभी एक देवी जी का आया, मेरे पापा जी, पता नहीं पापा जी पति जी कौन से जी, बोल रहे उन्होंने बोला कोई फलाने बाबा जी को लेके, क्यों फलाने बाबा जी के पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम्हारे आचार्य जी के पास कौन आता, उनमें क्या खासियत है? मैं चुप रह गई, मैं कुछ बोल नहीं पाई। क्या नहीं बोल पाई? क्या नहीं बोल पाई? अगर बात सिर्फ बोलने की है, तुम्हारे पास बोलने के लिए 100 तर्क हैं जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष नहीं है तो मैं 100 बार बोल चुका हूं अपने मुंह से, फिर से बताई देता हूं। तुम्हारे बाबा जी जितने भारतीय दर्शन है सब पर बात करते हैं, जानते हैं, पढ़ा है, पाश्चात्य दर्शन पढ़ा है। तुम्हारे बाबा जी का वो शैक्षणिक बैकग्राउंड है जो आचार्य जी का है। और तुम्हारे बाबा जी के पास जो बड़े बड़े लोग आते हैं ना, वो आते नहीं है, भेजे जाते हैं, क्योंकि उसके साथ राजनीति चलती है। कोई नहीं आता अपने आप वहां पर। उनको कभी लालच दिखा के, कभी धमका के बाबा जी के दरबार में पेश किया जाता है, ताकि पब्लिसिटी हो पाएगी, बाबा जी बड़े आदमी हैं, देखो इतना बड़ा आदमी आया वहां पर। नहीं तो क्रिकेटर और फिल्म स्टार ऐसे वहां जाकर नहीं बैठ जाने वाले। तुम्हारे बाबा जी ने उतने ग्रंथों पर बात करी है जिस पर आचार्य जी ने करी है? नहीं। और आप बोलते हो मुझे कोई तर्क नहीं मिला, मैं अपने पापा को क्या जवाब दूं जब पापा ने ऐसा बोला? तुम्हें तर्क कैसे नहीं मिला? अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के बोल रहा हूं। मेरी उपलब्धियां, मेरा बैकग्राउंड हर दृष्टि से यूनिक है। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है किसी को देने के लिए? मेरी मेहनत अपने आप में उत्कृष्ट है, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। वो मेहनत तथ्यों के रूप में सामने है। 150 किताबें हैं, तुम्हें कोई जवाब नहीं मिला पापा जी को देने के लिए। और जब तुम्हारी ये हालत है तो मैं आराम कैसे कर लूं? मैं 150 किताबों को 300 किताब बनाऊंगा, ताकि तुम्हें जवाब मिल जाए पापा जी को देने के लिए। मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला पापा जी को देने। पापा जी ने कहा बाबा जी के पास बड़े बड़े आदमी आते हैं, आचार्य जी के पास क्यों नहीं आते? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं रजिस्टर नहीं करूंगी, क्योंकि पापा जी ने तर्क जीत लिया है। तुम्हें जवाब मिला नहीं, या तुम्हारा डर इतना जबरदस्त है कि तुम्हारे मुंह से जवाब निकलता नहीं? भरी रहती है कम्युनिटी इन्हीं बातों से। फलाने ने आचार्य जी के बारे में ऐसा बोल दिया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तुम बोल नहीं पाए क्योंकि कमजोर हो, स्वार्थी हो, तुम में पौरुष की कमी है। तो तुम जानो। नहीं तो जिन्हें बोलना है उनके पास बोलने के लिए उपन्यास भर के मसाला है। वो इतना बोले कि सुबह से रात हो जाए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तुम्हारे मुंह पर स्वार्थ का ताला लगा है तो कोई क्या करे? तुम नहीं बोल पाए और चाहते हो कि मैं भी ना बोलूं। आचार्य जी आप भी मत बोलिए, आराम करिए।
मैं आराम करूं? तुम तो कहीं कुछ नहीं बोल पाओगे दुनिया के आगे, कम से कम मैं तो बोलता रहूं। दुनिया के आगे जाते ही घिग्गी बन जाती है। फिर लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं आचार्य जी के 5 करोड़ हैं यूट्यूब पर ही अनुयायी, तो ये कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखाई इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि डरपोक हैं। छुप छुप के अभी भी सत्र देख रहे होंगे ना जाने कितने लोग, तो कैसे दिखाई पड़ेंगे? ये थोड़े ही सड़कों पे सामने आएंगे, ये थोड़े ही घोषणा करेंगे। तो बहुतों को ताज्जुब होता है, कहते हैं ये सब हैं तो इतने सारे, पर कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि छुपे हुए हैं, इसलिए नहीं दिखाई पड़ते, डर के मारे छुपे हुए हैं। उनके घर वालों को भी नहीं पता है कि वो, हिम्मत ही नहीं है। और मैं आपको फिर दोष भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर ही इसीलिए रहा हूं क्योंकि आपकी हालत इतनी खराब है। डॉक्टर पेशेंट को कैसे दोष दे दे बीमार होने का? डॉक्टर उसके पास है ही इसीलिए क्योंकि वो बीमार है। तो मैं एक सीमा से आगे आपको दोष भी नहीं देता हूं कि आप इतने ज्यादा भयभीत रहते हो। पर आप भयभीत रहते हो तो रहो, मुझे मेरे कर्तव्य से मत रोको। जब तक आपकी ये हालत है जो है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। और है कुछ? ये सन्नाटा क्यों है भाई? सब भग गए, कोई नहीं बचा। कुछ और जी है? जी। मैं सिर्फ यही जान बोलना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, जुड़ा भी हूँ आचार्य जी से, अभी गीता सत्र से भी जुड़ा हूँ पिछले 2 महीने से। ये तो सिर्फ आचार्य जी के साथ जुड़ के समझ आया कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं सही जा रहा था। तो आ जाके यही समझ आया कि नहीं यार, जो भी है कुछ ऐसा सोचना गलत नहीं था। तो इतना ही बोलूँगा, आचार्य जी के साथ रहने के साथ डायरेक्शन मिला। और यही बोलूँगा, वो मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं, जो भी बोलना चाहूँ, एक मार्गदर्शी हैं सबके लिए, मेरे लिए क्या। और सिर्फ यही बोलूँगा साथ में जाने के टाइम, अंतिम में, कि मुझे लगता है कि हम सब लकी हैं जो हम उनको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनकी सीख जो है उनके साथ जुड़ पा रहे हैं। और यही हमारा सौभाग्य है। आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू से।